आज जो उन्वान हमारे सामने आया है वह फ़ातह काबुल। आज की तकरीर को इंशाअल्लाह मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा होगा काबुल की तारीख़ 20वीं सदी तक। दूसरा हिस्सा होगा अफ़गानिस्तान का जहाद 21वीं सदी में। और तीसरा हिस्सा होगा हमारे करने के काम। तो इंशाअल्लाह इन 3 उन्वान के तहत आपके सामने इस बात को पेश करने की कोशिश करूँगा। तो जो आयत की पहले तिलावत की गई कि ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंक से अल्लाह के नूर को बुझा दे, ये उनका फ़ैसला है। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ैसला ये कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, हाँ, व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु। अल्लाह ताला अपने नूर को तमाम किए बगैर नहीं रहेगा। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। और ये जब कोशिश की जाएगी तो काफिरों को नागवार गुजरेगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है वलो करियल काफिरून, ये काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। तो ये कश्मकश आज की नहीं है, ये जब से इस्लाम शुरू हुआ जब से कश्मकश है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात नहीं है। इससे पीछे अगर कभी हम जाते हैं तो बात शुरू होती है आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कि इब्लीस ने भी जो है टकराव किया था और नहीं माना था। तो जब अल्लाह की मर्ज़ी आती है तो अल्लाह के मखलूक में जो लोग अल्लाह को नहीं मानते और नाफरमान बंदे और मखलूक है, वो अल्लाह से जो है कश्मकश करते और सरकशी करते ही रहते। जी, बात ये आती है कि अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में मैं बहुत तेज़ी से चलूँगा क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। रिकॉर्डेड जो तारीख़ है तकरीबन 2500 साल की, तो इसके अंदर भी ये बताया गया है कि 2000 साल से पहले सिकंदर ने भी जब अफ़गानिस्तान की तरफ गया और उसके बाद फिर इंडिया की तरफ आया है तो उसको भी वहाँ पर शिकस्त मिली थी। उसका डायलॉग ये याद रखना कि उसने कहा था कि इट इज़ वेरी ईजी टू गेट इन एंड वेरी हार्ड टू गेट आउट। दाखिला बहुत आसान है, इखराज उतना ही मुश्किल है। और इस तरह से ये 2000 साल के अंदर तकरीबन ऐसे 10 सुपर पावर्स जिन्होंने उसके अंदर दाखिले की कोशिश की और फिर बाद में वापस निकलते चले गए। तो उसमें पहले है सिकंदर, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्धिज़्म की बात हुई, खुलफाए राशिदीन के लोग गए, फिर चंगेज़ खान गया, फिर तैमूर गया, फिर मुग़ल्स दाखिल हुए, फिर पर्शियन फोर्सेस दाखिल हुए, फिर सीख की रेजिमेंट गई, फिर ब्रिटिश एम्पायर 18वीं 19वीं सदी की सुपर पावर, फिर सोवियत यूनियन 20वीं सदी का, और फिर 21वीं सदी का यूएसए और नाटो। ऐसे मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ मराहिल में ये मुख्तलिफ सुपर पावर अफ़गानिस्तान में दाखिल होते रहे और शिकस्त खा के निकलते रहे। खुलफाए राशिदीन की ये बात रही कि ये लोग ज़मीन जीतने के लिए कम लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए ज़्यादा गए थे। तो जब ये खुलफाए राशिदीन के लोगों का वहाँ पर अटैक हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के अय्याम में 6ठी या 7वीं हिजरी और 7वीं और 8वीं हिजरी 7th and 8th सेंचुरी, माजरत चाहता हूँ, सदी में, उसके अंदर जो इस्लाम को उन्होंने फैलाया तो वहाँ के लोगों ने भी मुखालिफत की थी। कुछ लोग इस्लाम में दाखिल हुए और उसके बाद से इस्लाम वहाँ पर फैलता चला गया और आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बात है, तो इसके बाद से मैं एकदम 19वीं सदी पर आता हूँ जिसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर एक सुपर पावर रहा है और इंडो पाक बांग्लादेश जिसको बर्रे सगीर कहते हैं, यहाँ पर इनकी हुकूमतें रही है। और रशिया जो मॉस्को से निकलकर जुनूब पर आया है, इनकी अपनी एक ख्वाहिश हुआ करती थी वहाँ के रहने वाले लोगों और कौम का नाम है ज़ार, CZAR जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। वो लोगों का भी एक ख्वाब और ख्वाहिश था 400-500 साल का कि वो दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते थे। तो उनके लोगों ने उनको ये बताया था कि अगर आप तुमको दुनिया पे अगर हुकूमत करना है तो गर्म पानी के साहिल तुम्हारे पास होने चाहिए। गर्म पानी के साहिल हम नहीं समझते, ये कराची, ये बॉम्बे, ये अदन और दुबई, ये जद्दा, इस तरफ जो हमारे पास समंदर का पानी होता है ये साल के 12 महीने पानी रहता है। लेकिन जब हम शुमाल में चले जाते हैं तो ये सर्दी के दिनों में ये बर्फ़ बन जाता है। तो जो नेवी होती है और पानी के जो जहाज़ होते हैं, इनकी आमद व रफ्त बरसे ठंड के इलाक़ों में और ये मौसम में बर्फ़ में जम जाने की वजह से उनकी हरकत नहीं होती। तो उन्होंने कहा था कि रशिया फिर सुपर पावर नहीं बन सकता, अगर दुनिया पे हुकूमत करना है तो तुमको इन साहिलों तक कब्ज़ा करना पड़ेगा। तो 400-500 साल की ये तारीख़ है कि मॉस्को के अतराफ़ रहने वाली ये ज़ार कौम आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ पेशकदमी करते चले जा रही थी। ब्रिटेन एक सुपर पावर जो था, इसको खौफ था कि ये रशिया जो आहिस्ता आहिस्ता उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आज जिन नामों से हम जानते हैं, ये यहाँ तक अगर आ गया है तो उसके बाद एक अफ़गानिस्तान इनके लिए एक मरहला रहेगा जिसको पार करना पड़ेगा। उसके बाद रशियन फोर्सेस ये आज के मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया तक जो है पहुँच जाएगी और गर्म साहिल। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर जो सुपर पावर था उसने अपने आप के और अपने फोर्सेस को आगे बढ़ाकर रशिया में दाखिल, अफ़गानिस्तान में दाखिल किया 1839।
1839 में, और तकरीबन 4 साल वो जंग लड़ने के बाद उसकी 19वीं सदी की सबसे बड़ी शिकस्त रही, वो वहाँ से वापस निकला। उसके बाद मज़ीद ये कोशिश रही उसकी कि किसी तरह से रशिया को कंटेन किया जाए और अफ़गानिस्तान में वो ना आए, इसलिए अपनी मर्ज़ी की हुकूमत वहाँ पर हो अफ़गानिस्तान में। तो 1878 में सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर ने फिर से 40,000 की फ़ौज लेकर अफ़गानिस्तान पर अटैक किया। ये 40,000 की फ़ौज को फिर से निस्त नाबूद कर दिया गया और पूरे 40,000 की फ़ौज को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इल्ला वाहद, एक आदमी को उन्होंने छोड़ा अपने मंदूब के तौर पर, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और उससे कहा कि तुम अब जाकर अपने लोगों को बताओ कि हम किस किस्म के लोग हैं। तो 1878 में ब्रिटिश एम्पायर ने भी शिकस्त खा लिया और उसके बाद उसने तय कर लिया कि आज के बाद हम अफगानिस्तान पे अटैक नहीं कर सकते, हमला नहीं कर सकते, और अगर हमला कर भी लिया तो उनको जीत कर वहाँ पर अपने हिसाब से हुकूमत को कायम नहीं कर सकते। उस वक्त ब्रिटानिया, यूके, ब्रिटिश एम्पायर की तकरीबन 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर हुकूमत थी और अफगानिस्तान का एरिया बमुश्किल 6 लाख किलोमीटर। उस तनासुब से देखा जाए तो 6.3% से ज़्यादा इनका एरिया नहीं होगा ब्रिटेन और अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी शिकस्त हुई, उन्होंने हार को मान के ठहर गए। ये रशियन एम्पायर जो आगे बढ़ रहा था, ये इन्होंने फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तौर पर वो एक पर अटैक करते, चंद साल ठहरते, दूसरों को लगता हम महफूज है, फिर थोड़े साल के बाद करते, तो वहाँ से निकले हुए आज जो हम टुकड़े उनके देखते हैं, ये किर्गिस्तान और काजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये एक एक को वो अपने कब्ज़े में लेते गए और 5 साल 10 साल 12 साल का वो वक्फा देकर आराम करते रहे और एक एक चीज़ को अपने कब्ज़े में लेते रहे। हर कोई दूसरा समझा था कि आज उसकी बारी हुई, मैं महफूज हूँ, कुछ अरसे बाद इनकी बारी आई। ऐसे करते हुए मॉस्को की तरफ रहने वाली ये ज़ार कौम, जैसे मैंने बताया, ये आगे बढ़ते 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 ये साउथ रशिया को पूरा खा गया, जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ थी। लिखने वालों ने लिखा है कि 79 ईयर्स तक रशिया खामोश रहा और 1979 में सुपीरियर ऑफ द सुपर पावर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स को लेके 24 दिसंबर 1979 को वो अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। इसके बाद से टूटा फूटा जहाद और मुज़ाहमतें शुरू हुई, तो लोगों ने ये कहा कि रशिया जो कम्युनिस्ट रजीम है 1917 के बाद जहाँ भी दाखिल हुआ वापस नहीं निकला। PNR, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ कहीं भी रशिया गया है आहिस्ता आहिस्ता इसने कम्युनिज्म के नाम पर पूरे ईस्ट यूरोप को खा गया था। कितने मुल्क और ममालिक हम तफसील जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप को खा गया, कम्युनिज्म वहाँ पे नाफिज किया, अपने चमचे वहाँ पर बिठा दिए, पपेट रिजीम्स, और कहने के लिए आज़ाद था। और पूरा ईस्ट यूरोप के ऊपर कम्युनिज्म और मॉस्को का और कम्युनिज्म का गलबा था। और साउथ रशिया जो उनकी बॉर्डर थी और ईस्ट में मंगोलिया और चाइना तक, और साउथ में वो अफगानिस्तान में दाखिल हो के अब यहाँ से उसका अगला मरहला वो था पाकिस्तान। अब ये जो जद्दोजहद शुरू की मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में, तो ये जंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई 1979, 4 दिन के बाद 1980 में। तो लोगों ने कहा कि ये तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी तारीख बताती है कि जहाँ कहीं भी रशिया जाता है ये वापस नहीं निकलता। इस्लामी मुअर्रिखीन का यह कहना है कि जंग बदर के बाद 1400 साल की इस्लाम की तारीख में ऐसी कोई जंग नहीं है जो तक़वे पर लड़ी गई है, वो जहाद अफगानिस्तान है जो 1979 में शुरू हुआ। निहत्ते लोग, सुपीरियर ऑफ द सुपर पावर, उस वक्त अमेरिका और रशिया ये 2 सुपर पावर थे, और ये दोनों में भी रशिया को सुपीरियर ऑफ द सुपर पावर माना जाता था। ये सुपीरियर ऑफ द सुपर पावर के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन अफ़गान ने जो है जहाद को शुरू किया, और उनके पास कोई हथियार नहीं था, ये सिर्फ तक़वे के ऊपर उन्होंने जंग को लड़ना शुरू किया। जब ये जंग लड़ने लगे तो मुस्लिम लोग, मुस्लिम हुकूमतें, रहबर, रहनुमा, पॉलिटिशियन, थिंक टैंक, सो कॉल्ड जितने लोग एजुकेटेड होते थे, सब ने कहा ये बेवकूफ़ी और ख़ुदकशी है, सुसाइडल अटैम्प्ट, ये जितनी हरकतें की जा रही है ये खुदकशी की है, अपने आप को तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं कर सकते, खामोशी से इनको इख्तियार कर लिया जाए। उसी के अंदर काजी हुसैन अहमद का ये कहना था कि 100 साल पहले ये कहा जा सकता था कि ब्रिटानिया की सल्तनत, यूके, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन जहाँ भी दाखिल हुआ नहीं निकला। तो 100 साल पहले ये कहा जा सकता था पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत थी, 1 करोड़ से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर एशिया और अफ्रीका में इनके कॉलोनीज़ थे, ब्रिटेन जहाँ भी दाखिल हुआ वापस नहीं हुआ। लेकिन जब वो निकलना शुरू किया तो आज उसको आयरलैंड में भी चैन नहीं। लोग ये कहते थे कि ब्रिटानिया की सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटानिया की सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता। आजकल ब्रिटानिया की सल्तनत पे 15-15 दिन सूरज तुलू नहीं होता। एक दिन वो भी आया, ये हकीकत है। लेकिन ये जुमले 1985 के हैं, आज के नहीं है।
ये वो लोग जिनके पास इल्म हिल्म और बसीरत होती है, जिनके पास विजन होता है, जिनके पास मिशन होता है, कुरान पे नज़र होती है, कुरान और हदीस का मुताला होता है, इस्लाम को समझते हैं, तहरीक को समझते हैं, नज़रियात उनके पास होते हैं और उनके अंदर जो ईमान बिल्लाह होता है उसकी बुनियाद पर वो ये तय करके बताते हैं कि इंशाअल्लाह 15 और 25 साल के बाद क्या होने वाला है। बशर्त है कि करने वाले वो लोग वो काम करे, वो मुजाहिदीन वो काम करे, वो इंसाफ करे अपने तकाज़ों के साथ, तो अपने नज़रिए को हासिल कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है, ये 1985 के, 1987 से मैं ये ऑडियो कैसेट सुन रहा हूँ जिसमें कहा गया, 87 से मैं ये कैसेट सुन रहा हूँ जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान से रूस निकलेगा, और सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा, ये ईस्ट यूरोप से निकलेगा, और सिर्फ ईस्ट यूरोप से नहीं निकलेगा, रशिया के टुकड़े होंगे और मॉस्को में कम्युनिज्म दफन होगा और तुम देख लेंगे। और आज हम जानते हैं कि रशिया के 15 टुकड़े हो चुके हैं। गूगल पर जाकर देख लीजिए, ए टू यू, अजरबैजान और आर्मेनिया, लिथुआनिया और लेके उज़्बेकिस्तान था, अफगानिस्तान के 15 टुकड़े हो चुके हैं। ये बसीरत रखने वाले लोग इस बात को समझते। तो 1979 24 दिसंबर 1979 में 1.25 लाख से ज़ायद ऑफिशियल, और हकीकत में 1.5 लाख है, कितनी अल्लाह बेहतर जाने, सुपीरियर ऑफ द सुपर पावर ने अपनी आर्मी और एयरफोर्स को लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और निहत्ते मुजाहिदीन के हाथों फिर जो उनका जहाज़ शुरू हुआ। मुजाहिदीन का यह कहना है कि हम इन्हीं से हथियार छीनते और इनके खिलाफ लड़ते हैं। रूसी फोर्सेस से हमने हथियार छीना और उन्हीं के खिलाफ हमने लड़ा है। तो तकरीबन 6 साल तक उनको बाहर की कोई एड नहीं आई और कोई चाकू उनको तक नहीं मिली। 1984 के बाद से ही मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने रशिया में अटैक करना शुरू कर दिया था। ये न्यूज़ में आपको ये जो है न्यूज़ नहीं, ये खबरें नहीं मिलेगी, ब्लैकआउट किया गया। साउथ रशिया जो था उस ज़माने का, आज का ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साउथ रशिया के ऊपर मुजाहिदीन के अटैक्स 1982 और 83 के बाद से शुरू हो गए। 84 और 85 में रूस की कुछ फ़ौजें निकलने लगी तो उनके ऊपर मुजाहिदीन अटैक करने लगे। काबुल से निकलकर अपने रशिया की तरफ जा रहे हैं तो काबुल से नॉर्थ की तरफ जो उनके हुदूद है वो तकरीबन 500 किलोमीटर बनेगी। ये 500 किलोमीटर का जो सफ़र काबुल से अफ़गानिस्तान की शुमाली हुदूद तक ये वापसी वाली फ़ौज कर रही थी, रशियन फोर्सेस आर्मी, उसके ऊपर मुजाहिदीन ने अटैक शुरू किया तो रूस ने ऊपर से इनके ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू की, एरियल स्ट्राइक, एरियल बम्बार्डमेंट, एयर स्ट्राइक शुरू की। गुलबदीन हिम्मतियार ने कहा कि ये स्ट्राइक्स को तुम बंद करो। रशिया ने कहा कि हमारे निकलने वाली फोर्सेस है, इसके ऊपर तुम अपने अटैक्स बंद करो। उन्होंने कहा नहीं, जब तक के तुम्हारे फोर्सेस ये अफगानिस्तान की ज़मीन पर रहेंगे और हुदूद क्रॉस करके नहीं जाएंगे तो काबुल से वहाँ जाने तक का ये 500-600 किलोमीटर के फासले पे हम तुम्हारे फोर्सेस पे अटैक करेंगे, तुम ये एयर स्ट्राइक्स बंद करो। रशिया ने कहा ये एयर स्ट्राइक्स बंद नहीं करेंगे। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि ये ना समझो कि तुम अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके तुम्हारी फोर्सेस महफूज हो जाएंगी, हम तुम्हारे को यहाँ से लेके मॉस्को तक तुम्हारी फौज को हम मारते जाएंगे। और वो हुदूद से लेके मॉस्को तकरीबन 3700 किलोमीटर। ये ईमान बिल्लाह और उनका ये करेज और इनकी हिम्मत। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये ना समझना कि तुम महफूज हो, हम तुम्हारे को मॉस्को के रेड स्क्वायर तक मारते, तुम्हारे पीछे हमारे मुजाहिदीन आएंगे। ये 85 और 86 का स्टेटमेंट। जब 5 साल और 6 साल हो गए जहाद के लिए निहत्ते तौर पर, तो एक मुजाहिद से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि तुम रूसियों के खिलाफ कब तक लड़ोगे? तो उसने कहा सवाल मुझसे करते हो, ये जाके सवाल रूसियों से करो कि वो मुजाहिदीन के खिलाफ कब तक लड़ सकते। ये जज्बा है उनका, ये ईमान है उनका। तकरीबन 6-7 साल के ऊपर हो गया तो एक जो है जर्नलिस्ट ने, सहाफ़ी ने एक मुजाहिदीन से कहा कि तकरीबन 10 साल होती है और कहीं कामयाबी की निशानी नज़र नहीं आती, तुम ये रूसियों के खिलाफ कब तक लड़ोगे? उन्होंने कहा 10 साल तो होने दीजिए। तुम इंडिया पाकिस्तान के लोग तो जो 90 साल ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़े हैं। पहला गदर हुआ था आपका 1857 में हुआ। तुमने तहरीक आज़ादी 1857 से शुरू करा तो 1947 में 90 साल के बाद तुमको आज़ादी मिली है। हमें एक 10 साल का तो मौका दीजिए, इंशाअल्लाह हम 10 साल के अंदर रूस की ऐसी तैसी कर देंगे, आप देख लेना। इस तरह से जहाज चलते रहा जी। एक रूसी ने कहा कि ये कौम को शिकस्त देना नामुमकिन है। पूछा गया क्यों? कहा कि जब हम बंदूक पकड़ते हैं तो सामने वाले उस शख्स को बंदूक के उस किनारे में जन्नत नज़र आती है। वो कौम जो बंदूक की नाली में बैरल ऑफ द गन के उस पार, एंड ऑफ द बैरल, अगर वो जन्नत को अगर कभी देखता है तो हम ऐसे लोगों को फिर हम शिकस्त नहीं दे सकते। ये हक़ाइक़ है जी। रशियंस ने फिर फौजियों की तरबियत की 3 लाख से 5 लाख के ऊपर। उसमें से तकरीबन 50,000 से 70,000 लोग तरबियत याफ्ता होने के बाद
वो जाके मुजाहिदीन से मिल गए। उनकी जहनसाजी नहीं कर सकते। पहले 15 और 17 साल और टीन एज के लड़कों को उन्होंने लिया कि रशिया में ट्रेनिंग देके वापस लाए। ट्रेनिंग लाने के बाद शबाब उनसे मिल गया तो कहा कि 12 साल के अंदर इनका जहन पक्का हो गया, तो 10 साल के नीचे वाले लड़कों को ले जाकर रशिया में उन्होंने ट्रेनिंग दी कि कल को ये फौजी बनेंगे तो ये मुजाहिदीन के खिलाफ काम करेंगे। वो लोग भी वापस आने के बाद वो उसी के साथ मिल गए। उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल रहा। जलालाबाद से पेशावर आते हैं तो पहाड़ी रास्ते में खैबर पास, वो खैबर पास से जब कोई फ़ौज निकल जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। एक पाकिस्तानी फ़ौजी से एक मुजाहिद कहने लगा कि ये हम मुजाहिदीन हैं, ये हम अफ़गान हैं जो रशियन फोर्सेस को खैबर के शुमाल में रुका के रखे और हमारा जहाज़ चल रहा है। खुदा ना खास्ता एक बार अगर ये रशियन फोर्सेस खैबर पास को अगर कभी पार करके इस तरफ आ जाएगी तो उनको कराची के साहिल पे जाके बैठने के लिए 8 घंटे नहीं लगेंगे। तुम पाकिस्तानी फोर्सेस ये सोवियत यूनियन के सामने 8 घंटे का मुकाबला नहीं कर सकते। विद इन 8 आवर्स दे विल रीच कराची। तारीख इस बात पर गवाह है कि जो भी पानीपत से जो खैबर पास से निकला वो सीधा पानीपत तक पहुंचा। 12वीं सदी में जो निकला वो पानीपत तक आया, फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मैंने पढ़ा है सुब्रमण्य स्वामी ने कहा था कि जब तक रशिया वहां पे है कि इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान को हथियार दे कि पाकिस्तान रशिया के खिलाफ मुकाबला कर सके, कि रशियन फोर्सेस खैबर पास से ना निकले, वरना रशियन फोर्सेस सोवियत यूनियन के अगर खैबर पास से निकल जाएंगे तो पानीपत तक आने तक उनको कोई नहीं रोकेगा। इंडिया की सिक्योरिटी भी जो दाव पे लग जाएगी। ये सुब्रमण्य स्वामी का स्टेटमेंट है जो मैंने इंडियन न्यूज़पेपर में पढ़ा है, और ये खबरें हमारे पास आजकल नहीं है। तो ये जो जहाज चला है 10 साल का, ये जंग बदर के बाद इस्लामी तारीख 1500 साल की कोई जंग ऐसी नहीं लड़ी गई जो तख्वे पे लड़ी गई बगैर हथियार के। ये अनपढ़, जाहिल, जंगली, गवार, अनपढ़, बगैर हथियार के नंगे पैर फिरने वाले लोग, इन्होंने रशियन के खिलाफ जहाद किया। 86-87 के बाद अमेरिका ने देखा, यूएसए ने देखा कि ये मुजाहिदीन 6-7 साल से सोवियत यूनियन के साथ मुलविस है और उनको अफगानिस्तान में ही कंटेन करके रखा है, महदूद करके रखा है, ये पाकिस्तान नहीं आ सके। उसके बाद रोनाल्ड रिगन ने 1987 में उनको स्टिंजर मिसाइल दिया। उसके पहले मिकाइल गोर्बाचोव ने तय कर चुका था कि अपने फोर्सेस को हम वापस लेके जाएंगे, और वो मुतवातिर 84 और 85 से आगे कह रहा था ज़िया-उल हक से कि हम 4 साल में हमारे फोर्सेस को हम वापस लेके जाएंगे। ज़िया-उल हक कह रहा था नहीं, 4 महीने के अंदर आपकी फोर्सेस वापस जाएगी। वो कहने लगे हमको निकलने के लिए इतना टाइम लगेगा, वो कहना दाखिल होने के लिए तो तुम 5 घंटे में और 4 घंटे में आ गए। 24 दिसंबर को जो तुम आए और पिछली हुकूमत को जो तुमने गिराया है, तो दाखिले के लिए तो तुमको 4 घंटे के अंदर तुमने पूरे अफगानिस्तान को काबिज कर लिया और कब्जा कर लिया। निकलने के लिए तुमको 4 साल क्यों लगते? मैं नहीं मानता, क्यों इख्तलाफ राय चलती है। और तारीख को उठा के देखिए तो 1970 से लेकर 1979 तक या 8-9 साल में जितनी भी जो है हुकूमतें और हुक्मरान वहाँ तब्दील हुए काबुल में, उनका कत्ल किया गया। नाम के मुसलमान थे, अमलन कम्युनिस्ट, उसको कत्ल किया गया। उससे ज़्यादा कम्युनिस्ट था, उसको बिठाया। उससे ज़्यादा कम्युनिस्ट जब मिला तो उसका कत्ल किया, और तीसरे को बिठाया, और 1.5-2 साल 1 साल के अंदर कोई दूसरा कम्युनिस्ट उससे ज़्यादा मिला है, उनका कत्ल करते गए और तब्दीली आती गई हुकूमत में। उससे पहले के 10 साल की पूरी तारीख, पूरी अपनी आर्मी और एयरफोर्स लगाने के बाद 15 फरवरी 1989 में सुपीरियर ऑफ द सुपर पावर की पूरी फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ के चली गई। उसके 3 साल के अंदर कम्युनिज्म एक नजरिए के तौर पे खत्म हो गया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन इज डिसॉल्व्ड। यह है 1991 25 दिसंबर 1999 में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी दफन हो चुकी है। तो 1987 का जो खाजी हुसैन अहमद का स्टेटमेंट था कि अफगानिस्तान से निकलेगा और ईस्ट यूरोप से निकलेंगे और रशिया के टुकड़े होंगे और मॉस्को में, और ये कम्युनिज्म दफन होगा और तुम लोग देख लेंगे, वो चीज़ जाकर 1991 में साबित हुई। ये भागने वाली, ये निकलने वाली सोवियत यूनियन की फोर्सेस, रशिया की फोर्सेस ने उस ज़माने में $1.6 बिलियन वर्थ वेपनरी छोड़ के भागा। ये अरब न्यूज़ की रिपोर्ट है। और अमेरिका कह रहा था कि रशियन से कि तुम जा रहे हो, ये वेपन्स लेके जाओ, वरना ये मुजाहिदीन और टेररिस्ट के हाथ में आएंगे। ये अरब न्यूज़ में आई हुई न्यूज़ है जो मैंने पढ़ा था इसको। लेकिन वो कहा नहीं, बस हमको अपनी जान बचाते हुए भागना है, जो आज की सूरत हाल हम देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 2 मिलियन लोगों का कत्ल किया। 2 मिलियन, 20 लाख लोग मरे। कुछ उनके भी होंगे, कुछ दुश्मन के भी होंगे, कुछ मुनाफिकीन और कम्युनिस्ट भी होंगे, लेकिन टोटल जो डेथ्स हुई है 1.7 मिलियन से 2 मिलियन तक हुई। जी,
इसको कहा जाता है कि आइडियाज़ डजंट नीड शिप्स टू क्रॉस ओशंस। जो नज़रियात का वक्त आ जाता है तो फिर उनको सफ़र करने के लिए पानी के जहाज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ चल पड़ती है। सुपीरियर ऑफ द सुपर पावर ये शिकस्त खा गया। इसके बाद मुजाहिदीन आए, फिर आपसी जंगी हो गए, इख्तलाफात उनके आगे थे। यहूदी और अमेरिकन फोर्सेस ज़ोर में आए और उन्होंने फिर वहाँ पर सही अंदाज से शरीयत का निफाज होने नहीं दिया। 2-4 साल ये जंग चली, तालिबान को उठाया गया और ये तालिबान को अपने मकसद के लिए उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। और तालिबान ने कहा जितने अभी मुजाहिदीन जो बैठे हुए थे, हिकमत कर रहे थे, गिलबंद हिकमतियार और रब्बानी, वो आपस में लड़ रहे थे, ये अब कुर्सी की जंग है, जहाद नहीं है, इनके ख़िलाफ़ तालिबान को दिया। ये तुलबा थे जो पाकिस्तान में बॉर्डर के अतराफ रहते थे, इनकी एक नई तंजीम बनी, इनको ट्रेनिंग दी गई और ये एंटी मुजाहिदीन तौर पे तालिबान की एक लहर चली। ये काबुल तक पहुँचे और 1996 में उन्होंने जो मुजाहिदीन आपस में लड़ रहे थे और कमज़ोर हो गए थे, उनको निकाल दिया और अपनी हुकूमत को क़ायम किया। उस वक्त उनको फिर ये एहसास हुआ कि ऊपर से डिक्टेशंस आने लगे, तो उनका नहीं, हम तो डिक्टेशंस नहीं लेते, हम शरीयत का निफाज करेंगे। जब तालिबान कुर्सी पर पहुँचे तो फिर उनको एहसास हुआ कि हमको इस्तेमाल कर लिया CIA ने। तो फिर तालिबान की और CIA का, हम कहते हैं ना, 36 का आंकड़ा हो गया। अब वो मुखालिफत में आ गए, फिर शरीयत का निफाज हुआ। तो 1996 से 2001 तक ये 4-5 साल तालिबान ने जिस अंदाज से भी उनके पास अंदाज था, जो कुछ फ़हम था लड़कों में, तुलबा में, शबाब में, उन्होंने शरीयत का निफाज करने की कोशिश की और 5 साल ये पुरअमन अफ़गानिस्तान चलता रहा। लेकिन हम लोग तो सतही होते हैं, हम तो आ जाके लिबास पर और कुछ चीज़ों पर और इन्हीं पर इस्लाम को समझ के और इसी पे इख्तलाफात करके हमारी तवानाई, हमारा वक्त, सलाहियत, कोशिश, काबिलियत इसी में सर्फ होगी और हो रही है। हमारे पास दीन यही बना हुआ है, मज़हब, और इसी के अंदर हम लग गए। जो दीनदार लोग हैं वो मसलक में और 70-80% मुसलमान दीन बेजार, हराम हलाल की तमीज़ नहीं, रिश्वत में मुलविस, सूद में मुलविस और फलाना गोशे पर्दे का लिहाज नहीं। जो हमारी मजमूई तौर पर 70-80-90% मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, बगैर मुल्क मिल्लत, क्या अरब और क्या अजम। और जो दीनदार लोग हैं 10-15-20% उसमें 10 जमातें और फिर वो इख्तलाफात। तो इस तरह से हम कमज़ोर होते चले गए। दीन हमारे पास वो था, 4-5 साल इन्होंने की, लेकिन जो मिसाली हुकूमत तालिबान ने 1996 से 2001 को किया और फिर इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगे, तो ये अमेरिका को और उनके साथ के जो यहूदी मोसाद एजेंट्स हैं उनको ये गवारा नहीं हुआ कि अगर ये तालिबान की तहरीक जो चल रही है, अगर इसको हम अफ़गानिस्तान में ही कंटेन नहीं करेंगे और अगर ये दुनिया में फैलने लग गई तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इस तरह से 2001 को, उससे पहले बड़ी चलिए, बामियान के पुतले थे, बुद्धा के पुतलों को उन्होंने बॉम्ब लगा के उड़ा दिया, वो इख्तलाफात भी हमारे पास होंगे। और इस तरह से इख्तलाफ राय चली। अमेरिका ने कहा कि हम तुमको हथियार नहीं देंगे, उनका हमको हथियार की ज़रूरत नहीं है। वो टेक्नोलॉजी का कायम को हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। ब्लैकमेल करने की कोशिश गई, वो कहा हम ब्लैकमेल नहीं, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफुल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी, जिनके पास ये चीज़ें होगी, जो बिजली के ऊपर और इंटरनेट पे अपनी ज़िंदगी गुजारती हुए हैं, तो उनको इन आंसर पर और इन फैक्टर्स के ऊपर ब्लैकमेल किया जा सकता है। लेकिन जिसके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं हो तो उसको इंटरनेट की क्या अहमियत। जो सूरज के निकलने और डूबने पे अपनी ज़िंदगी गुजारता होगा तो उसको ये रात की रोशनी और लाइट्स की क्या ज़रूरत। तो ये तालिबान को ब्लैकमेल नहीं कर सके, वो इख्तलाफात बढ़ते गए और आगे चल के फिर 9/11 का वाक़या हुआ। तो ये 9/11 का वाक़या हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू करी 2001। तो ये रही 20वीं सदी तक अफ़गानिस्तान की तारीख। ये एक फेज़ में कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।